नमस्कार, मैं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। कई बार ये डिस्कशन हुआ कि पूर्व की तरफ गर्म जलधारा, महाद्वीपों के पश्चिम की तरफ ठंडी जलधारा। तो जलधाराओं वाला कन्फ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे। विश्व भूगोल का ये वीडियो हम जलधाराओं को लेकर डिस्कशन करेंगे। जितनी भी जलधाराएं हैं, कौन कौन सी एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो गर्म हैं या ठंडी जलधाराएं हैं, इन सबको डिस्कस करके आज जलधाराओं वाला कन्फ्यूजन क्लियर कर लेंगे। आइए देखते हैं। ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। वर्ल्ड का मैप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ? यहां अंटार्कटिका और आर्कटिक। अगर इन्हें ध्यान से देखें तो जो भी जलधाराएं हैं, जलधाराएं पैदा होने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का लंबवत पड़ना, जिसकी वजह से पानी का गर्म होना, समुद्र के जल का गर्म होना, यह सबसे बड़ा रीजन है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि अगर हम किसी भगोने में पानी लें और उसे गर्म करें, तो गर्म करने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो गर्म होते हैं, वो हल्के होकर ऊपर उठते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो ठंडे होते हैं वो भारी होते हैं, वो भारी होकर नीचे की तरफ आते हैं, बर्तन की तली की तरफ। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो गर्म वाले ऊपर जाते हैं, ठंडे वाले नीचे आते हैं उनका प्लेस लेने के लिए। तो ये सर्किल करते करते जब वो भी ठंडे वाले गर्म होते हैं, तो वो लास्टली पानी जब बॉयल होता है तो उस समय सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के गर्म हो चुके होते हैं। सेम उसी टाइप से यहां भी होता है। ये विषुवत रेखा है जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हैं। विषुवत रेखा, वर्ष भर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो जब वर्ष भर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो पानी यहां गर्म होता है, समुद्र का जल यहां पे गर्म होता है। समुद्र का जल गर्म होकर ऊपर उठता है और जो ध्रुवों पर, यहां उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुवों पर जो ठंडी जलधाराएं हैं, ठंडे जल के कण हैं, वो नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर विषुवत रेखा की तरफ आते हैं। आते आते विषुवत रेखा की तरफ फिर से गर्म होने लगते हैं, लेकिन ऊपर जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ आएंगे। सेम चीज दक्षिणी ध्रुव में भी होता है कि दक्षिणी ध्रुव में जो जल के कण या जो जल ठंडा है, वो आएगा गर्म जल की जगह लेने के लिए। गर्म वाला होकर ऊपर उठा, ध्रुवों की तरफ गया, ध्रुवों से ठंडा होकर इसकी जगह लेने के लिए यहां पे आना शुरू किया। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ सागरों की लवणता। अगर किसी सागर में, जैसे भूमध्य सागर को लें, तो भूमध्य सागर की लवणता कुछ ज्यादा है। तो लवणता होने की वजह से घनत्व उसका ज्यादा हो जाता है, भार ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि नीचे की तरफ बैठता है। नीचे से अधिक लवणता वाला जल कम लवणता वाले जल की तरफ आएगा और कम लवणता वाला जल उसको ऊपर से कवर करने के लिए आगे की ओर आता है। यही सब रीजन है। और एक रीजन और होता है, जो मेन रीजन है, जल का वाष्पीकरण। विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो गर्म होता है जल। जब ज्यादा गर्म होता है, गर्म होकर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तो जल इवोपरेट हुआ, तो जल का लेवल इवोपरेट होने पे कम हुआ। तो जो इवोपरेशन की वजह से जल का लेवल कम हुआ, तो ऊपर से जो जल आया, पानी किधर बहता है? ढाल की तरफ। तो जब यहां पानी का लेवल कम हुआ, तो ऊपर से जलधाराएं उस पानी के जो कम वाला लेवल है उसको अपने बराबर करने के लिए आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ये प्रक्रिया, ये तीन रीजन है जिनकी वजह से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। क्लियर हुआ? तो जो जलधाराओं की जो उत्पत्ति हुई, वो इन तीन कारणों से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। और जलधाराओं की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? स्पीड डिपेंड करती है इन प्रक्रियाओं, ये प्रक्रियाएं, जो तीन प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं कितनी स्पीड से हो रही हैं। पहला जल का वाष्पीकरण, दूसरा जल का गर्म होना, तीसरा लवणता वाले जल का अधिक लवणता वाले जल का कम लवणता वाले जल की तरफ मूवमेंट। इनमें से जो प्रक्रिया जितनी स्पीड से होगी, जितनी फास्ट होगी, उतनी फास्ट ये इन जलधाराओं की स्पीड हो जाती है। क्लियर हुआ? महासागर समझ लेते हैं। यहां पे अटलांटिक महासागर, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये पूर्वी प्रशांत महासागर, यहां पे हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर। क्लियर हुआ? ये पूर्वी प्रशांत महासागर, यहां पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर वाला एरिया ये हुआ पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर। यहीं पर पाया जाता है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक जो है यहीं पर पाया जाता है। इसके बारे में चर्चा हुई है पिछले वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे बारी बारी से हर एक सागरों में
देख लेते हैं एक बार विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर देख लेंगे, फिर विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर देख लेंगे, और बारी बारी जो महासागर हैं उनमें कौन कौन सी जलधाराएं उठती हैं, उनके नाम क्या हैं, और वो गर्म हैं या ठंडी हैं, ये सब देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आप देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जो विषुवत रेखा गुजरी है, यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो विषुवत रेखा पर समुद्र का जल गर्म हुआ, विषुवत रेखा पर समुद्र का जल गर्म हुआ, वहां से गर्म जलधारा ऊपर की ओर उठी। ये गर्म जलधारा एटाइल्स की जलधारा के नाम से जानी जाती है। कौन सी जलधारा है? एटाइल्स की जलधारा। एटाइल्स की जलधारा, देखिए जलधाराओं के नाम जो हैं वो उसके नियर बाई या तो द्वीपों के नाम पे रखे गए हैं या नियर बाई देशों के नाम पे रखे गए हैं। क्लियर हुआ? हर महाद्वीप के या तो कोई न कोई कंट्री आसपास है, कोई न कोई कंट्री आसपास है, या कोई न कोई द्वीप आसपास है, उसी के नाम पर जलधाराओं के नाम रखे गए हैं। एटाइल्स की जलधारा, एटाइल्स यहां पे इटाइपू एक द्वीप है जिसके नाम पे एटाइल्स जलधारा रखी गई है। एटाइल्स की जलधारा विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उठी। और ध्यान रखेंगे विषुवत रेखा पर, यहीं से क्लियर हो जाता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, तो विषुवत रेखा पर से जल ध्रुवों की ओर जाएगा, फिर और उसकी जगह लेने के लिए ध्रुवों से ठंडा जल विषुवत रेखा की ओर आएगा। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधारा गर्म जलधारा होगी, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने वाली जलधारा ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि ठंडी जलधारा ही गर्म जलधारा की जगह लेने के लिए आएगी। जो ठंडे जल के मॉलिक्यूल्स हैं वो आएंगे, गर्म जो वार्म वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स की जगह लेने के लिए ठंडे जल के कण आएंगे, जल के अणु आएंगे। तो वही है, यहीं से क्लियर होता है कॉन्सेप्ट कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधारा गर्म जलधारा कही जाएगी। तो देखिए यहां विषुवत रेखा से स्टार्ट करें, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, यहां उत्तरी ध्रुव है, तो ध्रुवों की ओर जो जाएंगे तो ये गर्म जलधारा कही जाएगी। एटाइल्स की गर्म जलधारा, एटाइल्स की गर्म जलधारा जब एटाइल्स द्वीप के पास पहुंचती है, इटाइपू द्वीप के पास, तो दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक एटाइल्स की जलधारा, दूसरी फ्लोरिडा की जलधारा। यहां पे लिखा हुआ है मैंने, सारे जलधाराओं के नाम लिखे हुए हैं। फ्लोरिडा की जलधारा, अब ये जो फ्लोरिडा की जलधारा है, फ्लोरिडा की जलधारा और एटाइल्स की जलधारा यहां पर आकर कंबाइंड हुई, मिली, यहां से गल्फ स्ट्रीम में परिवर्तित हो गई। इसका नाम रखा गया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ी। यहां पर क्या हुआ कि ऊपर की ओर है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर से लेब्राडोर जलधारा जो ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर सागर नॉर्थ पोल के ज्यादा पास है, तो वहां से ठंडी जलधारा जो निकली वो ठंडी जलधारा यहां पे आई, और ये ग्रीनलैंड है, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीनलैंड का, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के पूर्व में जो पश्चिम में लेब्राडोर जलधारा, पूर्व में पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा बोल दिया गया। यहां से दो जलधाराएं आई जो ठंडी जलधारा हैं, और यहां से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा प्रवाहित हुई। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा इतने ज्यादा अमाउंट में गर्म जल को लेकर आगे की ओर बढ़ती है कि जो आसपास की ठंडी जलधारा है, जैसे लेब्राडोर जलधारा और ग्रीनलैंड की जलधारा, ठंडी जलधारा पूर्वी ग्रीनलैंड की, ये जलधाराएं ठंडी होने के बावजूद भी गर्म होकर आगे की ओर बढ़ती हैं। गल्फ स्ट्रीम में इतना ज्यादा, गल्फ स्ट्रीम जो है इतना ज्यादा गर्म वाटर लेकर आगे बढ़ती है। तो यहां पे एक बैंक का निर्माण होता है, इस जगह पे एक बैंक का निर्माण हो जाता है। एक बैंक बोले तो जहां पे ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, उसे बोलते हैं ग्रांड बैंक, उसे बोलते हैं ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक। और जो भी गर्म जलधारा है उसे मैंने रेड मार्कर से शो किया हुआ है, और जो ठंडी जलधारा है उन्हें ब्लू मार्कर से शो किया हुआ है। तो ब्लू कलर की जलधाराएं ठंडी जलधाराएं और रेड कलर की जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं, ये याद रखेंगे। मैप जैसे बना हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं, और मैप का स्क्रीनशॉट लेके जरूर अपने पास रखिए। क्लियर हुआ? पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जलधाराएं याद करने की जरूरत नहीं है, जलधाराएं याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। आज समझ लीजिए, ऑक्सफोर्ड का मैप भी अपने पास जरूर रखिए, उससे मैच करते हुए अच्छे से समझेंगे, कभी नहीं माइंड से निकलेगा। तो यहां से जो एटाइल्स की गर्म जलधारा निकली, दो भागों में डिवाइड हुई, एटाइल्स और फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा आगे बढ़ी, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बनी। यहां से दो जलधाराएं आई, लेब्राडोर जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा, ये दोनों ठंडी जलधाराएं थी। ग्रांड बैंक का निर्माण हुआ, और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे पूर्व की ओर बढ़ती हुई, जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप हैं, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप प्लस कोला प्रायद्वीप, यहां पर आकर
यहां तक बड़ी स्पीड से आती हैं। यही कारण है, और ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा मैंने बताया रेड मार्कर से, रेड कलर से जो भी है वो गर्म जलधाराएं हैं। तो गर्म जलधारा यहां तक आती है। गर्म जलधारा नॉर्थ पोल के, ये आर्कटिक सर्किल के कंट्रीज हैं। जो आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री वाला, वो आर्कटिक वृत्त यहीं से होकर जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये रूस का पार्ट कोला प्रायद्वीप। तो कोला प्रायद्वीप तक आने पर यहां पे रूस का एक बंदरगाह है। यहां पे एक बंदरगाह है, कई बार चर्चा हुई है यूरोप का वीडियो डिस्कस करते समय। मुर्मुस्क बंदरगाह, मुर्मुस्क बंदरगाह। यही रीजन है, यही जो गल्फ स्ट्रीम है यहां तक गर्म हवा में फुल स्पीड से आती है। तो यहां पर नॉर्थ पोल के सबसे नजदीक होते हुए भी मुर्मुस्क बंदरगाह पर के आसपास का जो महासागर है वो बर्फ में परिवर्तित नहीं हो पाता है। बर्फ में परिवर्तित नहीं हो पाता, उसका रीजन क्या है? गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा आ रही है उसकी वजह से। यहां पे टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है पानी का, पानी में बर्फ नहीं जम पाती है समुद्र में। यही कारण है कि मुर्मुस्क बंदरगाह, जो एशिया का में रूस का मुर्मुस्क बंदरगाह है, वो 365 डेज 365 दिन यानी कि साल भर वहां पे मौसम इतना सुहावना रहता है और यहां पे व्यापार 365 दिनों में एक भी दिन के लिए बंद नहीं होता है। यही रीजन है कि मुर्मुस्क बंदरगाह पर 365 दिन आवागमन की सुविधा बनी रहती है, व्यापार कंटिन्यूअस चलता रहता है। मुर्मुस्क बंदरगाह, रीजन क्लियर हुआ? यूरोप का बताते समय बताया था कि क्या रीजन है कि यहां पे साल भर, वर्ष भर ये एक्टिवेट रहता है, बिजी रहता है। यही रीजन है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा आती है। अब गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब आइसलैंड के पास पहुंचती है, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी, उत्तरतम कैपिटल, नॉर्दर्न कैपिटल आइसलैंड। यही कारण है कि आइसलैंड में जो आबादी रहती है गल्फ स्ट्रीम की वजह से ही थोड़ा सा जीवन संभव हो पाया है। वहां पे जो जीवन संभव हो पाया है गल्फ स्ट्रीम की वजह से ही, गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है उसकी वजह से यहां पर जीवन संभव हो पाया है। आइसलैंड के पास पहुंचने के बाद यह जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बढ़ जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन वाला पार्ट, यूनाइटेड किंगडम प्लस उत्तरी आयरलैंड, कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन वाला जो एरिया है वो यूनाइटेड किंगडम प्लस उत्तरी आयरलैंड। ये आयरलैंड है जिसमें ऊपर की ओर उत्तरी आयरलैंड, नीचे की ओर आयरलैंड। यहां से एक आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के पूर्व में, एक जो है पश्चिम में डिवाइड हो जाती है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। एक जलधारा को बोलते हैं रेनले जलधारा। रेनले मैप में क्लियर हो रहा है, ये है उस जलधारा का नाम, रेनले जलधारा। क्लियर हुआ? रेनले जलधारा, कंफ्यूज नहीं होना है, रेड कलर से, रेड मार्कर से मैंने कर दिया। रेनले जलधारा इसका नाम है, रेनले जलधारा। रेनले जलधारा यहां से ग्रेट ब्रिटेन के पूर्व से होकर आती है। और दूसरी जलधारा है इरमिंगर की जलधारा। ग्रेट ब्रिटेन को क्रॉस करने के बाद ये दोनों जलधाराएं कंबाइंड होती हैं और अपनी गर्मी यहीं पे ड्रॉप कर देती हैं। गर्मी ड्रॉप इसलिए कर देती हैं कि भूमध्य सागर से भी जल आ रहा है भारी लवणता वाला, वो यहां पे आया और यहां तक आते आते जल जो है ठंडा हो जाता है। फिर ये ठंडी जलधारा में परिवर्तित हो गई। ठंडी जलधारा जिसका नाम रखा गया कनारी जलधारा। कनारी की ठंडी जलधारा नीचे की ओर आई और नीचे की ओर विषुवत रेखा के पास पहुंचते पहुंचते ये जलधारा फिर से गर्म हो गई। विषुवत रेखा के पास पहुंचते पहुंचते सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं, विषुवत रेखा के पास पहुंचते पहुंचते गर्म हो गई। उस जलधारा का नाम रखा गया गिनी जलधारा। गिनी यहां पे एक तट है, गिनी का तट, अफ्रीका में गिनी का तट बोलते हैं, तो उसी के नाम पे गिनी जलधारा नाम रख दिया। गिनी जलधारा एक गर्म जलधारा है। गिनी जलधारा आई, ये हुआ अटलांटिक महासागर का के उत्तर की जलधारा है। दक्षिण की ओर प्रवेश करते हैं तो यही जो गिनी जलधारा है, गर्म जलधारा जो है वो नीचे की ओर आई। नीचे की ओर आई तो यहां पे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। ब्राजील की जलधारा, जिसका इसी गर्म जलधारा का नाम जो गल्फ स्ट्रीम है, उस गल्फ स्ट्रीम कह रहा हूं, गिनी की जलधारा विषुवत रेखा के पास पहुंचते पहुंचते कनारी जलधारा, विषुवत रेखा के पास पहुंचते पहुंचते गिनी की जलधारा बनी, गर्म हो गई। और यही गर्म जलधारा आगे की ओर बढ़ी विषुवत रेखा को क्रॉस करके, तो ब्राजील की गर्म जलधारा बनी। ब्राजील की गर्म जलधारा बनते हुए आगे की ओर बढ़ी तो यहां पे एक द्वीप है जिसे बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। तो फॉकलैंड द्वीप में
एक डिवाइड हो गई, एक डिवीजन हो गया फॉकलैंड द्वीप का। फॉकलैंड द्वीप के पूर्व में चली गई, वो ठंडी जलधारा थी। फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है, और वही जलधारा जो ब्राजील की जलधारा थी, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। और ये जो ब्राजील की जलधारा है वो आगे की ओर बढ़ी तो ध्रुवों के पास से गुजरती हुई ये ठंडी हो जाती है। जब टोटल कंप्लीट ठंडी हो जाती है तो ठंडी जलधारा ऊपर की ओर उठी, ठंडी जलधारा ऊपर की ओर आई, ऊपर की ओर आई, इसे बोला गया बेंगुएला की जलधारा। बेंगुएला की जलधारा, गैबोन एक देश है, गैबोन एक देश है जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया बेंगुएला की जलधारा। गैबोन का एक सिटी है बेंगुएला, जो एकदम समुद्र के तट पर पड़ता है। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है हमने बताया था, उसमें गैबोन भी एक देश है। गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया और एक द्वीप है साओ टोमे। उसमें से गैबोन एक देश है जो गैबोन का एक सिटी है बेंगुएला, उसकी जलधारा के नाम पे इसका नाम रखा गया बेंगुएला की जलधारा। बेंगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है। यहां तक आई और उसके बाद विषुवत रेखा में पहुंचने लगी। विषुवत रेखा में पहुंचते पहुंचते ये फिर से गर्म हो जाती है और गर्म होकर यही जलधारा ऊपर की ओर टाइल्स की जलधारा के रूप में परिवर्तित होकर आगे की ओर बढ़ती है। तो ये हुआ पूरा सर्किट कंप्लीट। ये वाली जलधारा ब्राजील की जलधारा गई ध्रुवों के पास, ब्राजील की जलधारा विषुवत रेखा से आगे बढ़ी तो ध्रुवों से ठंडी जलधारा बेंगुएला की जलधारा निकली, वो ब्राजील की जलधारा का स्पेस लेने के लिए आगे बढ़ी विषुवत रेखा की ओर। विषुवत रेखा की ओर बढ़ते बढ़ते वो फिर से गर्म हो गई, फिर आगे की ओर बढ़ी इटाइल्स की जलधारा, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, इर्मिंगर, रेनले, ऐसे होते हुए ये सर्किट कंप्लीट हुआ अटलांटिक महासागर का। क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? समझ में आया? ये जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। आगे की ओर बढ़े, हिंद महासागर में देखते हैं। हिंद महासागर में अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा से चलते हैं, फिर से विषुवत रेखा से नीचे की ओर आते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का ये द्वीप मोजाम्बिक है, मेडागास्कर। यहाँ पे मोजाम्बिक एक देश है, मोजाम्बिक देश है, ये मेडागास्कर है। तो विषुवत रेखा से एक गर्म जलधारा निकली, वो दो भागों में डिवाइड हुई। तो एक हुई मोजाम्बिक की जलधारा, एक हुई मेडागास्कर की जलधारा। ये दोनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा। मेडागास्कर द्वीप क्रॉस होते ही ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं और जहां पे मिलती हैं उसके बाद जो जलधारा का नाम होता है वो है अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा मैंने यहां पे लिखा हुआ है, एक बार क्लियर ना हो तो फिर से लिख देता हूं, अगुलहास की जलधारा। अगुलहास जलधारा कैसी जलधारा है? अगुलहास जलधारा एक गर्म जलधारा है। अगुलहास जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। यही अगुलहास जलधारा ध्रुवों तक जाती है, ध्रुवों के बाद ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर फिर से वापस विषुवत रेखा की ओर चल देती है। क्लियर हुआ? तो ये जो जलधारा है अगुलहास की जलधारा ध्रुवों की ओर गई, ध्रुवों से ठंडी हुई, ठंडी होकर ये ऊपर की ओर आगे बढ़ी। तो इसे बोला गया, जब ये ठंडी हो गई तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पड़ रही है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा बोला गया। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में भी पड़ रही है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, वो आई विषुवत रेखा की ओर। विषुवत रेखा की ओर आते आते फिर से गर्म हुई, ये प्रक्रिया बढ़ती रही, आगे की ओर बढ़ती रही। आगे देखें तो चलते हैं ऊपर की ओर देखते हैं। विषुवत रेखा से जो जलधारा निकली ये है पूर्वी प्रशांत महासागर और इधर है पश्चिमी प्रशांत महासागर। पूर्वी प्रशांत महासागर में देखें तो विषुवत रेखा से जलधारा ऊपर की ओर उठी। ये विषुवत रेखा से जो जलधारा ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर जा रही गर्म जलधारा, तो क्यूरेसियो की जलधारा, यहां पे क्यूरेसियाई द्वीप समूह है तो उसे बोला गया क्यूरेसियाई जलधारा। क्यूरेसियो की जलधारा आगे की ओर बढ़ी, यहां गई तो ये जापान के द्वीप हैं। जापान के द्वीप में एक सिटी है सुशीमा, द्वीपों में एक सिटी बसी हुई सुशीमा, उसी के नाम पे जलधारा का नाम रख दिया गया सुशीमा जलधारा। सुशीमा की जलधारा कैसी जलधारा है? सुशीमा की जलधारा एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। यहां पे एक चीज छूट रहा है, जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे की ओर बढ़ी थी, ये गल्फ स्ट्रीम ही आगे की ओर गई थी, लेकिन यहां पे जलधारा का नाम जो है बोल दिया गया था नॉर्वेजियन की जलधारा।
क्योंकि यहां पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये कोला प्रायद्वीप रूस का हुआ। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की वजह से ये जो देश पड़ते हैं, इन्हीं की वजह से यहां पे जलधारा, गल्फ स्ट्रीम वाली जलधारा का नाम बदलकर नॉर्वेजियन की जलधारा रख दिया गया। क्लियर हुआ? नॉर्वेजियन की जलधारा रखा गया। तो नॉर्वेजियन की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है, नॉर्वेजियन की जलधारा, ये छूट रहा था। सुसीमा की जलधारा के बारे में हम बात कर रहे थे। सुसीमा की जलधारा एक गर्म जलधारा है। सुसीमा की जलधारा जो क्यूरोसियो की जलधारा थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई, एक जापान के पूर्व में और एक जापान के पश्चिम में। जो जापान के पूर्व में डिवाइड हुई वहां पे क्यूराइल द्वीप समूह है। सखालीन के बाद तत्तर जल संधि है रूस और सखालीन के बीच में। सखालीन द्वीप समूह है, उसके बाद पड़ता है क्यूराइल द्वीप समूह। क्यूराइल द्वीप समूह में जो रूस का सखालीन द्वीप है वहां से एक ठंडी जलधारा बहती है जिसे नाम दे दिया गया है क्यूराइल की ठंडी जलधारा या ओयोसीओ की जलधारा। ठीक से लिख देते हैं थोड़ा, ओयोसीओ की जलधारा, ओयोसीओ की जलधारा बोलते हैं या क्यूराइल की जलधारा। तो ओयोसीओ या क्यूराइल की ठंडी जलधारा अगर जो क्यूरेसियो की जलधारा थी उसके सेकंड पार्ट जो जापान के पश्चिम में जा रही थी वहां पे मिल गई और मिलकर जापान को क्रॉस करने के बाद ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल गई। देखिए ये पूरा का पूरा मैप खुला हुआ है। ये जो जलधारा आगे की ओर बढ़ी वो निकली कहां? इधर की ओर, अलास्का की तरफ। ये रूस वाला पोर्शन है, ये अलास्का हुआ, अलास्का की तरफ बाहर निकली। ये वाली जलधारा जो यहां पे ये जलधारा खत्म हुई, ये यहां से यहां की ओर आई। ये पूरा अगर मैप में देखा जाए, ग्लोब में अगर देखा जाए तो ये सारे मैप आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो जलधारा यहां पे निकली, यहां पे बाहर की तरफ गई, वो यहां से इन हुई, वो अलास्का की गर्म जलधारा थी। लेकिन ये ध्रुवों के नजदीक काफी पड़ जाता है, तो अलास्का की गर्म जलधारा का जो हीट थी वो यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद ये ठंडी जलधारा में परिवर्तित हो गई। ठंडी जलधारा में परिवर्तित हुई तो यहां पे कैलिफोर्निया एक यूएसए का प्रांत पड़ता है, कैलिफोर्निया, उसके नाम पर इसे नाम दे दिया गया कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी जलधारा है? कैलिफोर्निया की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से ये नीचे की ओर आ रही है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा हुई। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा यहां तक आते आते गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। यहां तक विषुवत रेखा के नजदीक आते आते गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। गर्म जलधारा में जो परिवर्तित हुई वो कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा थी वो यहां पे विषुवत रेखा के पास आते आते गर्म हुई और निकली कहां से? यहां से। ये जो बाहर की तरफ आई ये गर्म जलधारा है। यही गर्म जलधारा जो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा थी विषुवत रेखा के पास पहुंचकर गर्म हुई, गर्म होकर आगे की ओर बढ़ी। जो आगे की ओर बढ़ी तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास पहुंचते पहुंचते इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा का नाम दे दिया गया। कौन सी जलधारा का नाम? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा आगे नीचे की ओर गई तो साउथ पोल पे पहुंची। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचकर इस रूप में बाहर आई। दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचकर ये कुछ ऐसी बाहर आई, ठंडी हो गई तो कुछ इस रूप में बाहर आई, ठंडी जलधारा के रूप में। ठंडी जलधारा के रूप में आई तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम से बाहर निकली। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिम से बाहर निकली तो यहां पे पेरू एक देश पड़ता है दक्षिणी अमेरिका का, पेरू। इस जलधारा की खोज किसने की थी? हम्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने। यहां पे मैंने हम्बोल्ट लिख दिया है, हम्बोल्ट हैं, हम्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने इस जलधारा की खोज की थी। ये ठंडी जलधारा है, तो इस जलधारा का नाम उनके नाम पे हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा या पेरू की ठंडी जलधारा, दो में से आप कोई भी कह सकते हैं। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी है या गर्म है, या पेरू की जलधारा ठंडी है या गर्म है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वही जलधारा है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा थी, वो साउथ पोल पे गई, ध्रुवों के पास पहुंचते पहुंचते ये ठंडी हो गई और वहां से ऊपर की ओर विषुवत रेखा की ओर आई। विषुवत रेखा की ओर जो आई वो ये जलधारा है। विषुवत रेखा की ओर आई, ठंडी हो गई, विषुवत रेखा की ओर आते आते विषुवत रेखा की ओर जा रही है ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। यहां पहुंचते पहुंचते ये जलधारा फिर गर्म हुई। विषुवत रेखा के पास पहुंचकर ये जलधारा गर्म हो जाती है। जब विषुवत रेखा के पास पहुंचकर ये जलधारा गर्म होती है तो यही जलधारा ये वाली है जो क्यूरेसियो की जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है। क्यूरेसियो की जलधारा के रूप में वो ये जलधारा यही है।
तो एक लूप सा बनता है जलधाराओं का एक लूप सा बनता है, जिसमें ये सारी जलधाराएं अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। और अगर देखा जाए ध्यान से तो ये एक ही जलधारा ट्रेवल करती है, ऐसे आपस में इनका लिंक बना होता है। यहां से जो जलधारा उठी वो पूरी घूम के इस वाले एरिया में घूमती हुई आपस में इनका भी लिंक बना हुआ है। तो ये हुई गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं का फंडा। अब हम ये जो याद करते हैं कि किसी भी महाद्वीप के पूर्व में गर्म जलधारा, पश्चिम में ठंडी जलधारा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इधर ठंडी जलधारा इधर गर्म जलधारा। अफ्रीका महाद्वीप है, इधर ठंडी जलधारा इधर गर्म जलधारा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इधर गर्म जलधारा इधर ठंडी जलधारा। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इधर गर्म जलधारा इधर ठंडी जलधारा। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर? याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये हुआ कुछ। अब देखते हैं भारत का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो इस एरिया में क्या प्रभाव पड़ता है। इस एरिया में कुछ प्रभाव ऐसा पड़ता है कि अल नीनो और ला नीना, ये दो चीजें होती है जो जिन पे भारत का मौसम काफी हद तक डिपेंड करता है। अल नीनो और ला नीना, उनको भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो और ला नीना। अल नीनो ये होता है कि जैसे हम्बोल्ट की या पेरू की ठंडी जलधारा, हाँ, कैसे क्रिएट होता है अल नीनो, हम वो देख रहे हैं। अल नीनो क्या होता है कि पेरू की ठंडी जलधारा यहां से निकली और अपने साथ इतनी ज्यादा मात्रा में ठंडा जल लेके आती है, इतनी ज्यादा मात्रा में ठंडा जल लेके आती है कि इसको पूरी तरह से गर्म करके इवोपरेट कर पाना विषुवत रेखा के पास जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उनके लिए असंभव सा हो जाता है, उनके लिए असंभव सा हो जाता है। तो यहां का एरिया गर्म ही बना रहता है, ठंडा बना रहता है, सॉरी, ठंडा बना रहता है। तो इधर से जो जलधाराएं आती हैं, इधर से जो जलधाराएं आ रही हैं, व्यापारिक पवनें आ रही हैं, वो क्या करती हैं कि वो पवनें इधर की ओर जाने के बजाय, सीधे जो इंडिया की तरफ जाने के बजाय, इस एरिया से इंडिया की तरफ जाने के बजाय इनका क्या होता है कि मूवमेंट उधर की ओर हो जाता है। उधर की ओर कैसे हो जाता है कि इधर का जो ठंडा वातावरण है, इधर का जो ठंडा वातावरण है, यहां पे कुछ गर्म जलधाराएं इकट्ठा हुई, यहां पे ठंडी जलधारा, यहां से पेरू हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, तो यहां पे क्या हुआ, एक लूप टाइप का बन जाता है। यहां पे जो लूप टाइप का बनता है, लूप टाइप का कैसे बनता है कि पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा तो काफी मात्रा में आई, लेकिन ये विषुवत रेखा के पास होल्ड हो जाती है। विषुवत रेखा के पास होल्ड हो जाती है तो क्या होता है कि इवोपरेशन भी उतनी ही मात्रा में होता रहता है। मैंने अभी थोड़ा सा बीच में वो गड़बड़ कर दिया था। गड़बड़ ये हो गया था कि मैंने बोला कि इतना इवोपरेशन नहीं हो पाता, बट विषुवत रेखा पर तो कंटिन्यूअस सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इवोपरेशन जो होता है उसकी जगह लेने के लिए यहाँ की जो आसपास की ठंडी जलधाराएं हैं वो कम पड़ जाती हैं, वो कम पड़ जाती हैं। तो जो व्यापारिक पवनें हैं जो अपने साथ नमी इकट्ठा करके हिंद महासागर से जो उठी और नमी इकट्ठा करके उनको भारत की तरफ जाना चाहिए था, वो रिटर्न होके यहीं पे आ जाती हैं। पेरू की जलधारा जो ठंडी जलधारा थी, विषुवत रेखा के पास गर्म हो रही थी, उसको गर्म वाली जलधारा का जगह लेने के लिए। तो यहां पे क्या होता है, एक लूप टाइप का बन जाता है। जो एक लूप टाइप का बन जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि सारी पवनें यहीं पे वर्षा कर जाती हैं जहां पे गर्म वाटर ज्यादा होता है। गर्म वाटर जो पेरू के हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा का लूप बना हुआ है, इसी एरिया में सारी जलधाराएं गिर जाती हैं। सारी जलधाराओं का यहाँ पे जो गर्म जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं जो इकट्ठा होती हैं, उनको ठंडा करने के लिए जो व्यापारिक पवनें हैं यहीं पर आकर वर्षा कर देती हैं। जो वर्षा कर देती हैं यहाँ पे, यहीं पे सारी इनको ठंडा करने के लिए। तो ये वाला एरिया जो भारत वाला एरिया है, वो एरिया थोड़ा सा सूना हो जाता है। उस साल बारिश इंडिया में कम होती है क्योंकि सारी व्यापारिक पवनें तो पेरू हम्बोल्ट की जलधारा जो विषुवत रेखा के पास ज़्यादा अमाउंट में होल्ड हो रही है उसको ठंडा करने के लिए चली जाती हैं। इसी के अपोजिट ला नीना क्या होता है कि जब ये जलधाराएं ज़्यादा मात्रा में ठंडी हो जाती हैं तो व्यापारिक पवनें इधर नहीं आती हैं। ये जलधारा जब ज़्यादा मात्रा में ठंडी हो जाएगी तो इनको जगह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई बारिश हुई, बारिश होने के बाद वो जल न्यूट्रलाइज हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद वही व्यापारिक पवनें क्या होती हैं कि अगले साल, मतलब उस ईयर तो सारी बारिश वहीं कर देती हैं, नेक्स्ट ईयर पे क्या होती हैं कि ये आगे की ओर बढ़ जाती हैं। ये आगे की ओर बढ़ जाती हैं तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकराकर वहां पे वर्षा कर देती हैं। क्लियर हुआ? ये था ला नीना और अल नीना का छोटा सा कॉन्सेप्ट। बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहां पे कि जल का इवोपरेशन नहीं होता। पेरू हम्बोल्ट की जलधारा का इवोपरेशन पर्याप्त मात्रा में होता है। उनकी जगह लेने के लिए व्यापारिक पवनें इधर की ओर टर्न हो जाती हैं और यहीं पर सारा जल अपना गिरा देती हैं उसे ठंडा करने के लिए। क्लियर हुआ? ला नीना और एल नीना का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और इस वीडियो में मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं कैसे निकलती हैं, कहां से उत्पत्ति होती है इनकी, और कौन कौन सी जलधाराएं गर्म हैं, कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं।
काफ़ी ज्ञान विकसित हुआ होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।